नमस्कार, स्वागत है आपका डिबेट 88 के इस दूसरे हिस्से में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद खास है। बस्तर जोन में सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में पार्टी इस सीट पर जीत हासिल कर रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहती है और वही बीजेपी बस्तर संभाग में अपना खाता खोलने की ललक रखती है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की पत्नी को टिकट दे सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। वहीं बीजेपी में पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम टिकट की पुख्ता दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस रेस में पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी भी शामिल है। इधर आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में ताल ठोकने का इरादा पहले ही जता चुकी है। अब कौन किस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नजर आएगा, यह देखना होगा। दावेदारी की पूरी तैयारी हो चुकी है और किसकी बारी है, यही सवाल पूछा जा रहा है। और सियासी समीकरण इसको लेकर किस तरह के बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के संभावित उम्मीदवारों का पता लगाने के लिए सत्ताधारी दल कांग्रेस ने पहले से ही क्षेत्र में आंतरिक सर्वे कराना शुरू कर दिया था। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में ही संगठन को सर्वे रिपोर्ट मिल जाएगी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दावेदारों पर नजर डालें तो कांग्रेस से दावेदारों की फेहरिस्त में दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी का नाम सबसे आगे है। सावित्री ने चुनाव लड़ने के लिए शिक्षक की नौकरी से वीआरएस ले लिया है। उनके अलावा कांग्रेस से जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत ध्रुव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीरेश ठाकुर, जनपद अध्यक्ष सुनाराम टेता दावेदारी कर रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्द ही कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें हमारे प्रदेश प्रभारी श्री पीएल पूनिया जी, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम समेत चुनाव समिति के सारे सदस्यगण बैठ के और वहां के कार्यकर्ताओं के राय शुमारी के आधार पर जो रिपोर्ट आएगी उस पर निर्णय लेके वहां के प्रत्याशी की घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी। सावित्री निश्चित तौर पे उनका दावा भी अपना मजबूत है, लेकिन कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और यह निर्णय हमारी जो चुनाव समिति है उसमें वरिष्ठ नेतागण लेते हैं। चुनाव समिति के निर्णय आने के बाद ही किसी की भी दावेदारी को मजबूत बताया जा सकता है। बीजेपी भानु प्रतापपुर से 2008 में चुनाव जीतने वाले ब्रह्मानंद नेताम को टिकट दे सकती है। रेस में पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी भी शामिल हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी चुनाव लड़ सकते हैं। प्रत्याशी फाइनल करने के लिए कांग्रेस 8 नवंबर को चुनाव समिति की बैठक कर सकती है। वहीं भाजपा भी जल्द ही चुनाव समिति की बैठक कर अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी। ज्यादा समय नहीं है। 10 तारीख से नॉमिनेशन चालू है, 17 तारीख आखिरी तारीख है और 5 तारीख को तो चुनाव है। इसीलिए जो भी होगा बहुत जल्दी होगा और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता तो हमेशा कार्य में लगे रहते हैं। प्रत्याशी को लेकर भी जल्द ही जो फैसला आएगा वो आप सबको बताएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने कार्यकाल में 5वां उपचुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अभी तक सभी उपचुनाव जीतने में सफल हुई है, जबकि भाजपा को निराशा हाथ लगी है। हालांकि इस बार आरक्षण के मुद्दे की वजह से भानु प्रतापपुर उपचुनाव का मिजाज बदला हुआ नजर आ सकता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट, रायपुर। तो जिस परिस्थितियों में ये उपचुनाव हो रहे हैं उसके बाद हमें यही लिखना पड़ रहा है कि दावेदारी, तैयारी और किसकी बारी। जी हाँ, इस बार क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उसके पहले आदिवासियों को लेकर भी लगातार बात हो रही है और ये क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है, आदिवासी आरक्षण कम हुआ है, इस बात पर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। देखना ये होगा कि किस तरह का ये चुनाव होता है, लेकिन अभी से घमासान इसका शुरू हो चुका है। हमारे जो खास मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ देवलाल ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, कविता साहू जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुकी है, साथ ही साथ रजत बाजपेयी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रुक करना चाहूँगा देवलाल ठाकुर जी, आपका ही। जिस तरह की परिस्थितियां ये बनी हैं, जिस तरह से ये चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद बहुत कम वक्त बचा हुआ है विधानसभा चुनाव के लिए, बीजेपी कितनी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी परिस्थितियां बदली भी नहीं थी।
लोग चुनाव हो रहे हैं। भगवान करे ऐसी परिस्थितियां कभी किसी विधानसभा में ना बने। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को, मंडल के कार्यकर्ताओं को, सारे लोगों की जो दायित्व जिनको मिला है वो सारे लोग शुरू से ही कार्य कर रहे हैं। और इस समय जो भानु प्रतापपुर में चुनाव है वो विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि वो हमारा आदिवासी समाज के लिए रिजर्व वाली सीट है और आदिवासियों की बाहुल्यता है। इस समय जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आदिवासियों के लिए जो कार्य कर रही है उससे हर आदिवासी समाज नाराज है और वो इस चुनाव का इंतजार भी कर रहा है कि आज जो उनको 32% आरक्षण मुहैया कराया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आज उनका आरक्षण 0 हो गया है क्योंकि इस सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है, कोई भी आरक्षण को बचाने के लिए कोई भी पहल नहीं किया। ये इस बात से परिलक्षित होता है कि इस सरकार के कार्य नहीं करने के कारण यहाँ छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल जी को हस्तक्षेप करना पड़ा कि आपने आदिवासियों के आरक्षण के लिए क्या कार्य किए, और ये आरक्षण के लिए कोई कार्य कर ही नहीं रहे तो निश्चित ही आदिवासी समाज इनको, कांग्रेस के लोगों को इस चुनाव में जवाब देगा। लेकिन देवलाल ठाकुर जी, क्या सिर्फ आरक्षण ही विषय है? क्या इसके इतर आपको नहीं लगता कि सरकार के कामकाज को लेकर भी एक तरीके से ये लिटमस टेस्ट है कि आने वाले समय में जाने से पहले ये अब तक का जो कामकाज रहा है उसको लेकर भी एक परीक्षा है? भानु प्रतापपुर विधानसभा में कांग्रेस के लोग एकाध भी काम बता दे जो विकास के लिए करवाए हों। कांग्रेस के लोगों ने भानु प्रतापपुर विधानसभा में वहां के जल जंगल जमीन को लूटने का काम किया है। जिस तरह से वहां खदानों से रेत निकालकर, तेल निकालकर बाहर के लोगों ने कमाई कर ले गया, भानु प्रतापपुर की जनता ठगा महसूस कर रही है। वहां के लोकल लोगों को आज तक उन खदानों से कोई भी हिस्सेदारी तय नहीं हुई, कहीं पर भी उनको कोई भी काम नहीं मिला। इतने बड़े आयरन ओर क्षेत्र का काम होता है भानु प्रतापपुर विधानसभा में, लेकिन वहां पर भी देखा जाए तो वहां के जो लोकल ट्रांसपोर्टर हैं, लोकल जो लोग हैं, उनका भी काम छीनकर ये कांग्रेस अपने आदमियों को दे दी, जिससे इस सारे वर्गों में नाराजगी देखी जा रही है। सबसे बड़ी अहम चीज बताऊंगा मैं, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है जो भानु प्रतापपुर में भी सर्वाधिक क्षेत्रों में निवासरत है। उनके बच्चों को जो उत्तीर्ण होते थे उनके लिए जो योजना चलती थी, छात्रवृत्ति योजना, उनको 2 सालों से आज तक पैसा नहीं मिल पाया। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है, क्योंकि वही वित्त मंत्री है, जबकि उनका खुद का पैसा जमा है, उनको स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा है। इस पर मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होगा, कांग्रेस के लोगों को जवाब देना होगा। आदिवासी अंचल के तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के 900 करोड़ रुपए सरकार ने जमे थे, उसमें से 600-700 करोड़ रुपए पाटन विधानसभा में खर्च कर दिए, एम जाम गांव में लगा दिए, उपक्रम लगा दिए। इसका जवाब आदिवासी समाज मांगेगी। चलिए जवाब ले लेते हैं, कविता जी से जवाब ले लेते हैं। लेकिन आपसे भी मैं पूछूंगा कि भाई बस्तर में लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं, क्या अब आपको ये डर लगने लगा है कि कहीं इमोशनल जो कार्ड है वहां पर वो ना चल जाए, लोगों की संवेदनाओं की वजह से, एक लहर की वजह से वहां पर फायदा कांग्रेस को ना मिल जाए? बहरहाल कविता जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई में संवेदनाओं की वजह से ही कांग्रेस यहाँ पर आगे बढ़ पाएगी, या फिर जमीन पर आपने कोई काम किया है? क्या आपकी दावेदारी है, कितनी आपकी तैयारी है? धन्यवाद भाई, आपके द्वारा आप सभी को, मीडिया के साथी को मैं धन्यवाद देती हूं। जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ में जब से मुख्यमंत्री बन करके सरकार कांग्रेस का बना है, तब से हमारे बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में जो योजना काम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देती हूं कि 15 साल जो कार्य नहीं हुआ, जो 15 साल कार्य नहीं हुआ, उस कार्य को आज छत्तीसगढ़ में पूरा काम सफल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी, लौंडीगुड़ा टाटा स्टील प्लांट का जो रमन सिंह ने वहाँ के आदिवासी लोगों के साथ में अपना बल का उपयोग करके उनको मुआवजा दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार बनने के बाद 24 घंटे के अंदर में उन्होंने अपना मुआवजा वापस और जमीन वापस दिलाया और वहां के आदिवासियों को उनका हक को वापस दिलाया।
दूसरा चीज जब से छत्तीसगढ़ का सरकार बना है किसानों के साथ में किसानों का जो कर्जा माफ है उसको भी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसानों का कर्जा माफ किया। और आज तेंदुपत्ता को लेकर के जो बोल रहे हैं, तेंदुपत्ता के लिए आज हमारे यहाँ तेंदुपत्ता का बोनस भी दिया गया, जो रमन सिंह के कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में नहीं दिया गया था। आज एक किसान का बेटा हो करके किसानों के लिए एक स्व सहायता समूह के माध्यम से हमारे बहनों के लिए जो कार्य कर रहे हैं और जनता के हित के लिए हमारा सरकार जो कर रही है, निश्चित ही भानु प्रतापपुर में हमारे हाई कमान जो भी आरक्षण व्यक्ति के लिए को भी कुछ टिकट बोल दीजिए देंगे वो जी। निश्चित ही कविता जी, वहाँ आरक्षण पर भी कुछ बोल उपचुनाव में दीजिए। विजय। देखिए नहीं, मेरा ये है कि आरक्षण के लिए हमारे हाईकमान के सारे बड़े नेता वो तय करेंगे, उसमें हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे बड़े नेता उसको आरक्षण का जो भी उनका निर्णय है वो पार्टी के हित में और हमारे आदिवासियों के हित में होगा। आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कांग्रेस का सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो आदिवासियों के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में लगातार स्कूल को बंद किया गया था रमन सिंह के सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमारे बीजापुर, उसूर, आवापल्ली, दोरनापाल, दंतेवाड़ा, सुकमा में स्कूल को खोला गया है और शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहा है। चलिए, आपको लगता है कि जीतेंगे आप ही लोग, कि कोई टक्कर देगी बीजेपी आपको? बिल्कुल हम लोग जीतेंगे, बीजेपी टक्कर नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी के पास में अभी कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है और बीजेपी अभी तक कोई ऐसा काम नहीं की है जो जनता उसको चुन करके लाएगी। क्योंकि हमारे बस्तर का आदिवासी नेता शिक्षा मंत्री था, शिक्षा मंत्री होने के बाद भी शिक्षा हमारा एकदम नीचे गिर गया था। आप देख रहे हैं 15 साल पहले का और वर्तमान में 4 साल के कार्यकाल का जगदलपुर 15 साल पहले कैसा था और अभी वर्तमान में जगदलपुर का शहर कैसा परिवर्तन हुआ है, ये पूरा जनता देख रही है, बस्तर के आदिवासी देख रहे हैं, बस्तर के सामान्य वर्ग के लोग देख रहे हैं, बस्तर के पिछड़ा वर्ग के लोग देख वापस रहे आएंगे हैं। आपके पास, लेकिन रजत बाजपेयी जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर जाता है, ये कहा जाता है, और बस्तर में बीजेपी का सुपड़ा साफ पहले ही हो चुका है। बीजेपी एक तरफ कोशिश कर रही है कि वो फिर से एक बार अपनी शुरुआत कर पाए, लेकिन एक तरफ ये जो काम, जिस समय ये चुनाव हो रहा है उसकी जो टाइमिंग है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक तरफ आदिवासी आरक्षण का विषय चल रहा है और दूसरी तरफ अब तक का जो कामकाज सरकार का रहा है वो एक विषय है, और इस बीच एक जो संवेदना है, जिस तरह से ये एक निधन हुआ है बीच में, इस तरह की संवेदना जो आती है उसका भी एक प्रभाव होगा। कुल मिलाकर इन सभी बातों को कैसे देख रहे हैं आप? जी, निश्चित तौर पर सनी जी आपका कहना बिल्कुल ठीक है और मैं आपकी उस बात पे से काफी हद तक सहमत हूं जो आपने पिन पॉइंट की थी कि ये दोनों ही पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोगों के एलिगेशंस अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हर बाई इलेक्शंस का अपना एक इंट्यूशन होता है। इसे भी अगर साइडलाइन कर दें तो मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। जैसे अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में जब बीजेपी की पकड़ उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, उस समय भी 1993 में देवलाल दुग्गा इस सीट से जीत कर आए थे और बीजेपी को यहाँ प्रतिनिधित्व दिलाया था। फिर उसके बाद 2003 और 2008 में फिर से इलेक्शन हुआ जिसमें बीजेपी के लोगों ने जीत हासिल की। हालांकि 2013 में ये सीट बीजेपी के हाथ से फिसलकर कांग्रेस के पास चली गई थी, लेकिन फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेसियों को काफी पसीना बहाना पड़ेगा, इतना आसान उनके लिए नहीं होगा। निश्चित तौर पर ये जो सिंपैथी का वोट है वो कांग्रेस को पड़ेगा। जैसा कि आपकी रिपोर्ट में मैं सुन रहा था कि वीआरएस उनकी वाइफ जो है सावित्री उनने ले लिया है, जो एक इंडिकेशन माना जा सकता है कि कांग्रेस की टिकट अधिकृत तौर पर उन्हीं को जाएगी। लेकिन बीजेपी से जुड़े लोग भी जो है ग्रास रूट रियलिटी से अवगत हैं और उस इलाके में काफी समय से वे काम कर रहे हैं। तो दौरे भी बढ़ गए दोनों दलों के, झोली में सीट जाएगी ऐसा तो नहीं कहा जा रहा। जी, इन दिनों दोनों ही दलों के दौरे बढ़ चुके हैं। पीएल पुनिया अभी गए थे, उसके पहले अरुण साव जी और बाकी जो अन्य नेता है वो गए थे, नेता प्रतिपक्ष भी गए थे बीजेपी के।
जी, निश्चित तौर पर जो बड़े नेता हैं, जो इलाके की खबर रखते हैं, इलाके की नब्ज को समझते हैं, उनका लगातार दौरा हो रहा है यहाँ। और यहाँ की आप अगर जनता को देखें, मतदाता को देखें, लास्ट इलेक्शन में मोर देन 75% वोटिंग यहाँ हुई थी। तो लोग निकलते हैं, वोट करते हैं, इश्यूज उनके लिए मायने रखते हैं। हालांकि ये जो इलेक्शन है इसमें बहुत सारी इश्यूज जो है वो गौण हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सिंपैथी के वोट के साथ साथ जो है दूसरी जो इलाके की महत्वपूर्ण जो इश्यूज हैं वो निश्चित तौर पर मायने रखेंगी। चलिए, तो इश्यूज मायने रखेंगे ये आपने कहा है, लेकिन देवलाल ठाकुर जी, जिस तरह का अब तक का रिकॉर्ड रहा है, कांग्रेस तो ये मान के चल रही कि ये उनका गढ़ है, यहाँ पर उनको आसानी से जीत मिल जाएगी। ऐसे में जो यहाँ के मुद्दे हैं उनको आप कैसे भुना पाएंगे? और जो एक सिंपैथी की लहर की बात जो कि अभी रजत जी ने भी कही थी, उनको आप, उस लहर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस को हराना है, आदिवासी आरक्षण बचाना है, ये हमारा मूल उद्देश्य है। क्योंकि मैं भी आदिवासी परिवार से आता हूं और आदिवासी समाज में इस बात का रोष है, और उस रोष के आगे कोई भी कहीं पर भी नहीं टिक पाएगा। अभी जैसे कि कांग्रेस के लोगों की सोच हमेशा से आदिवासियों को वोट बैंक समझने की रही है। अभी इस प्रदेश की जो मुख्यमंत्री वो कैसे कार्य कर रहे हैं, या कांग्रेस के नेता आपके चैनल के माध्यम से जो बोल रहे हैं कि हमारे नेता तय करेंगे आरक्षण को। अरे नेता कौन होते हैं तय करने वाले? ये तो सरकार को सोचना है, सरकार आरक्षण तय करेगी। इनके मुख्यमंत्री जी की यही तो खासियत है कि जनता में भ्रम फैला रहे हैं कि कोर्ट ने आदेश किया है, कोर्ट तय करेगा। कोर्ट कभी भी किसी वर्ग का आरक्षण तय नहीं करता कि कितना प्रतिशत होगा। ये आरक्षण तो सरकार को तय करना है। लेकिन यहाँ पर आपको बीच में लगूंगा देवलाल ठाकुर जी, जिस तरह से कोर्ट ने ही इसके ऊपर जो पाबंदी लगाई है वो कोर्ट ने लगाई है, सरकार ने तो लगाई नहीं है। सरकार ने इसको चैलेंज किया है। कोर्ट ने कहीं पर भी पाबंदी नहीं लगाई है। कोर्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये न्यायालय की भाषा, उच्च न्यायालय ने अधिसूचना रद्द की है। तो राज्यपाल महोदय ने यही तो कहा है कि आप नई अधिसूचना कब जारी करोगे? नई अभी किसी भी वर्ग का आरक्षण यहाँ पर कोई भी प्रतिशत पे नहीं है, 0% है। यही कानून की भाषा को समझने और समझाने की बिलासपुर आवश्यकता हाईकोर्ट है। ने ये कहा है कि 50% से ऊपर आप आरक्षण नहीं दे सकते। हालांकि 58% जब आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी उस वक्त भी दिया जा रहा था। उस वक्त दिया जा रहा था, 50 से नहीं दे सकते। तो ये सरकार बताए ना कितना दे सकते हैं और कितनी आरक्षण कितना रख सकते हैं। ये तो विधेयक लाने के बाद ये अपनी अधिसूचना जारी करेंगे। सरकार तो कह रही है कि विधेयक लाएंगे, हो जाएगा। बिल्कुल जी, सरकार कह रही है कि हम विधेयक लाएंगे, इसको पारित करवाएंगे। हाल ही में कब लाएंगे? इस प्रदेश में तो ऐसा हो गया कि जंगल में कोई बंदर राजा बन गया, इस पेड़ से उस पेड़ कूद रहा है और आदिवासियों को कह रहा है कि हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने की आप चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल अस्पताल को अपने समाज को लाभ दिलाने के लिए तुरंत विधेयक ले आते हैं। अति शीघ्रता में अमान्य मेडिकल कॉलेज को खरीद लेते हैं। कविता जी से पूछ लेते। कविता जी, कब ला रहे हैं विधायक? लंबे समय से ये बोल रहे हैं कि विधेयक लाएंगे, विधेयक लाएंगे। कवासी लखमा जी भी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं। इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, ये विधायक लोगों का और हमारे मुख्यमंत्री जी का है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ 15 साल बीजेपी का सरकार था और हमारे बस्तर के आदिवासी शिक्षा मंत्री थे और आदिवासी लोकसभा में थे। लोकसभा में रहने के बावजूद भी बस्तर का हित के लिए, बस्तर के आदिवासियों के लिए लोकसभा में कितना बार उठाए हैं, बस्तर का रेल के लिए कितना बार उठाए हैं, बस्तर का जमीन के लिए कितना बार उठाए। सरकार तो आपके विधेयक के लिए विशेष सत्र कभी भी बुला सकते हैं आप, इसका विशेष अधिकार होता है सरकार के पास, कभी भी बुलाया जा सकता है। उसके लिए इतना इंतजार क्यों? अब तो राज्यपाल भी कह चुकी है कि कब ला रहे विधेयक। मेरी बात सुनिए। बीजेपी का सरकार था 15 साल इन्होंने क्या किया बस्तर के लिए? बल्कि इन लोग नगरनार स्टील प्लांट को बेच के खा रहे हैं, एनएमडीसी बचली का एनएमडीसी को बेच के खा रहे हैं। बस्तर का हित के लिए क्या सोचे हैं? आदिवासी लोकसभा में सांसद। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि क्या हम ये माने कि मनोज मंडावी जी की जो पत्नी है सावित्री मंडावी जी, उनका टिकट पक्का मान ले? नहीं, मैं बिल्कुल, वहां पे हमारे कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होगा, हाईकमान जो जिसको तय करेगी। ठाकुर, ललित नरेटी, प्रतापपुर में कांग्रेस का लहराएंगे। और कांग्रेस, सावित्री मंडावी, बीरेश ठाकुर, ललित नरेटी, इन तीनों में से किसका चांस ज्यादा लगता है?
मेरी बात सुनिए, क्या है भानु प्रतापपुर में मनोज मंडावी जी लगातार विकास किए थे, तभी उनको 5 साल वहां की जनता विधायक बना करके कुर्सी में बिठाया। और आने वाला उपचुनाव में भी हमारे जो भी हाईकमान तय करेगी टिकट को, उसको वहां के जनता आपको क्या लगता है, उनको जिता आपको क्या करके लगता है कांग्रेस का कविता जी, आपको क्या लगता है सावित्री मंडावी जी का नाम तय कर लेना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, वो हाईकमान का निर्णय है, हाईकमान जो तय करेगी उसको हमारी जनता उसको विजय आप चाहते यानी उसको कार्यकर्ता विजय- चाहते कि उनका नाम तय होना चाहिए। बहरहाल रुक कर लेते देवलाल जी आपका। देवलाल जी आप बताइए, आपकी तरफ से किसको मौका दे रहे हैं? देवलाल दुग्गा जी को, ब्रह्मानंद नेताम जी को, किसको मौका मिलने वाला है? देखिए, राम विचार नेताम जी के नेतृत्व में पर्यवेक्षक टीम तय हुई है, वो अपना विचार करके पार्टी को देंगे। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, इस वक्त हमारे बड़े भाई मनोज मंडावी जी भी इस वक्त रहते और उपचुनाव होते रहता तो आदिवासियों के हित की बात आती तो मनोज भैया भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देते, क्योंकि आरक्षण का जो विषय है वो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो ऐसे आदिवासी नेता थे। बिल्कुल, उनका कार्यकाल भी लोकप्रियता के हिसाब से भी हमने देखा, और अभी भी जिस तरह से हमने देखा उनके निधन के वक्त जब अंतिम प्रक्रियाएं हो रही थी उस वक्त भी बड़ी तादाद में वहां के रहवासी पहुंचे थे, सभी ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की थी। उनकी जो लोकप्रियता थी वो देखते ही बन रही थी। ऐसे में जाहिर तौर पर एक मोमेंटम यहां पर जरूर क्रिएट हो रहा होगा। आपको नहीं लगता कि इसका एक बेनिफिट कह लीजिए, फायदा कह लीजिए, वो कांग्रेस को मिलेगा? कांग्रेस इस समय अगर फायदे की सोच रही है तो उनका संस्कार और वो समझ सकते हैं कि वो हमेशा आदिवासियों के लिए कैसे कैसे काम करते हैं। ये समय खैर विपरीत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने G9 मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रही है। जिस प्रकार से वहां खनन क्षेत्रों में आदिवासियों क्षेत्र के और वहां के रहवासियों का जो अधिकार छीना गया, जिस प्रकार से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के लिए जो पैसा आया था उसको अपने विधानसभा में खर्च कर दिया, इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी कि आरक्षण चाहिए या फिर कांग्रेस को हराना है। कांग्रेस को हराएंगे तभी हमारा आरक्षण बच पाएगा। रजत जी आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा मैं। क्या मानिए, लड़ाई आसान होगी, एक तरफा होगी, या फिर एक दूसरे को चुनौती देती हुई या टक्कर देती हुई लड़ाई दिखाई देती है? सनी जी, आसान तो नहीं कह सकते, निश्चित तौर पर संघर्ष देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बीजेपी से जुड़े लोग जो ये अभी बात कह रहे थे, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, मैं उस बात से सहमत हूं कि उस इलाके में माइंस से जुड़ा जो इश्यूज है ये काफी बड़ा हो गया था। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मनोज मंडावी की बात की जाए तो वो 1962 से अभी तक कुल 13 इलेक्शन हुए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार जीतने वाले वो इकलौते कैंडिडेट हैं। तो ऐसा नहीं है कि इलाके में जो चीजें चल रही थी वो उससे अनभिज्ञ थे। अपने लोगों के साथ और वहां के जो वोटर्स हैं उनके बीच में इन इश्यूज को वो स्ट्रीमलाइन करने में लगातार लगे हुए थे। तो कांग्रेस काफी मजबूती से अपना पक्ष इस चुनाव में रखेगी और बीजेपी के लिए भी ये एक लिटमस टेस्ट जो बिल्कुल दोनों के लिए कड़ी परीक्षा होगी। इस कड़ी परीक्षा में कौन खरा उतर पाता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमारे पास इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवलाल ठाकुर जी आपका, कविता साहू जी आपका, रजत वाजपेयी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तब दावेदारी और तैयारी दोनों तरफ से जारी है, लेकिन अग्नि परीक्षा जनता की भी है कि जनता को तय करना है कि उनका जो भविष्य है वो बेहतर तरीके से आगे कौन गढ़ सकता है, कौन उनके सपनों को पूरा कर सकता है, कौन उनके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इसी के साथ डिबेट 88 के इस दूसरे हिस्से में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।